नमस्ते टाइम्स आई फैमिली, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम्स आई पॉडकास्ट। जी हाँ, थोड़ा गैप, थोड़ा डिले ज़्यादा हो गया इस बीच में, पिछले पॉडकास्ट और इसमें दो खास वजह थी। एक तो ये कि बहुत सारे फिजिकल इवेंट्स यानी ड्राइव्स और राइड्स हो रहे हैं, तो आई होप आपने सभी जो हमारे लेटेस्ट टेस्ट ड्राइव और टेस्ट राइड रिपोर्ट्स हैं वो देख लिए होंगे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के। और अगर नहीं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे कि जो भी हम लेटेस्ट प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो वो सब आप फटाफट हमारे चैनल के ऊपर देख सकें। timesdrive.in जो हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे भी सारे रिव्यूज़ आप लॉगिन करके देख सकते हैं। दूसरी एक ख़ास वजह थी जिसके बारे में आप सभी से मैं बात करना चाह रहा था, और वो ये कि जो हमारे दोस्त टीवी के ऊपर हमें ढूंढ रहे थे, अब हमारे पास दो नए एड्रेस हैं जिसके लिए हम लोग लगे हुए थे काफ़ी दिनों से तैयारी में। और वो एक है ET नाउ स्वदेश, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं द टाइम्स ड्राइव शो, और द टाइम्स ड्राइव शो आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ नव भारत के ऊपर भी। तो ये दो ऐसे नए एड्रेस हैं जिसके ऊपर आप टाइम्स ड्राइव के सभी वीडियोस को एक साथ, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को आप देख सकते हैं द टाइम्स ड्राइव शो में। ET नाउ स्वदेश के ऊपर आप देख सकते हैं सुबह 9:30 सैटरडे को और 8 o'clock इवनिंग में, और इसके अलावा संडे को आप देख सकते हैं 9:30 सुबह और 2 PM। और इसके अलावा टाइम्स नाउ नव भारत के ऊपर आप देखिए शनिवार को 11:30 बजे और रविवार को 2:30 बजे दोपहर में। ये दो खास वजह थी जिसके बारे में आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था न्यूज़। और अब आते हैं इस पॉडकास्ट के टॉपिक के ऊपर। ऑब्वियसली आपने जो हेडलाइन है वो पढ़ ली है, आपने जो थंबनेल है वो देख लिया है, और कहानी बेसिकली है द ग्रेट इंडियन ईवी बैटल टसल। क्योंकि यहाँ पे हाल फिलहाल में 2-3 ऐसे बयान आए हैं बड़े मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, जिससे माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, जो अडॉप्शन हम देख रहे हैं इंडियन मार्केट में। एंड आई थॉट कि इसके ऊपर एक पॉडकास्ट किया जाए और जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में जो हमारे पॉइंटर्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं। तो कहानी शुरू होती है पल्सर लॉन्च से, जहां पर राजीव बजाज ने बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड बाइट्स दिए, और उसके बाद आपने देखा होगा आर्टिकल्स, हेडलाइंस, जहां पर उन्होंने कहा कि वो अगर भविष्य की बात करें तो वो बेट करेंगे बेट्स के ऊपर। बेट्स मतलब वो एक्रोनिम था बजाज, एनफील्ड या आयशर और TVS तरह की जो ट्रेडिशनल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर। क्यों? उनका कहना है कि आने वाले वक्त में जब EV का भी बोलबाला होगा तो डोमिनेट यही ट्रेडिशनल प्लेयर्स करेंगे। जो चैंपियंस होते हैं वो ब्रेकफास्ट में खाते हैं ओट्स। अब ओट्स से उनका मतलब था ओला, एथर, टॉर्क, सिंपलेक्स या स्मार्टी, ये सभी मैन्युफैक्चरर्स जो नए मैन्युफैक्चरर्स हैं जो EV के इलाके में ही आए हैं, और उनके ऊपर इशारा था, खासकर ओ के ऊपर। क्योंकि ओला की तरफ से जो बहुत सारे बयान या जिस तरह के मूव्स उनकी तरफ से देखने को मिले हैं, वो लग रहा है कि वो काफ़ी अग्रेसिव तरीके से इस मार्केट, इस सेगमेंट को एड्रेस करना चाह रहे हैं। और आपने देखा होगा जो ट्वीट्स भी आए उस हिसाब से, जो ओला की तरफ से, उस हिसाब से उनका यही कहना था कि आने वाले वक्त में केवल EVs का ही बोलबाला होगा। और ऑब्वियसली उससे सहमत नहीं है बजाज। राजीव बजाज के जो बयान थे वो ऑलमोस्ट हम समझ सकते हैं कि उसी कॉन्टेक्स्ट में दिए गए बयान थे। लेकिन इन सब से सवाल यही उठता है कि क्या जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो EV के सीन को लेकर कन्विंस पूरी तरह से नहीं है? क्या वो जो नई कंपनीज हैं उससे अलग तरीके से इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार्स या मोटरसाइकिल के मैन्युफैक्चर को देख रहे हैं? क्या वो अंडर प्रिपेयर्ड हैं या ओवर कॉन्फिडेंट है? ये सभी जो सवाल थे वो इन सभी बातचीत के बाद निकल कर आया। इसी में एक और इंपॉर्टेंट साउंड बाइट आया मारुति सुजुकी की तरफ से, जहां पर उनके रिलीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चेयरमैन है आसिफ भार्गव, उन्होंने कहा कि अगर 500-600 गाड़ियां बेचेंगे या 1000 गाड़ियां भी अगर महीने में बेचें तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग प्रोपोजिशन नहीं लग रहा है। और यहां इशारा टाटा मोटर्स की तरफ था, क्योंकि उनकी टिगोर EV या नेक्सॉन EV की अगर बात करें तो उसका प्रदर्शन, जो EV गाड़ियों की हम बात करें तो उस हिसाब से प्रदर्शन अच्छा रहा है। यह बयान आया था EV को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसको कंट्रोल करना अभी मुश्किल है, चाहे वो बैटरी टेक्नोलॉजी की बात हो या बैटरी में जो कंपोनेंट लगते हैं वो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो इसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाती हैं, खासकर मारुति का यही मानना था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अंडरस्टैंडिंग या अग्रीमेंट है सुजुकी और टोयोटा के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, वो जापान में तय होगा, तब वहां से प्रोडक्ट आएगा तो मारुति यहां इंडियन मार्केट में उतारेगी। तो अगेन वही सवाल कि क्या जो एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडिशनल या लेगेसी मैन्युफैक्चरर्स जिन्हें कहा जाता है,
क्या वो इलेक्ट्रिक मार्केट को अलग तरीके से देख रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट में कुछ एक ऐसे पॉइंटर्स आपके सामने मैं सोच रहा था रखने की, जिसमें समझ में बात आए कि आखिर ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पक्ष में, उनके फेवर में, उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट कौन कौन से भी पॉइंट्स हैं जो आने वाले वक्त में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में ईवीज का भविष्य तय करेंगे। तो चैलेंजेस की अगर बात करें तो जी हाँ, दो चैलेंजेस तो बहुत ही कॉमन हैं जिसके बारे में सभी बात करते हैं। एक तो बैटरी के रेंज की बात है, दूसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरर साइड से देखें तो और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनके लिए अभी चैलेंजिंग लग रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी है वो महंगी है, और अगर आप वैल्यू सेंट्रिक कस्टमर्स को देखें तो उस हिसाब से जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हैं, और उस प्राइस को, कॉस्ट को नीचे लाना एक बड़ा चैलेंज है। एक और चैलेंज है वो है जो कंपोनेंट्स हैं वो अभी भी चाइना डिपेंडेंट काफ़ी हैं, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हैं, और इसकी वजह से आपने अगर देखा हाल फिलहाल में, चाहे चिप की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात हो, बैटरी की बात हो, यहाँ पर प्राइसेस जो है वो अप डाउन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, और वहाँ पे कंपनीज यही कोशिश करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंडिया में डेवलप हों, वो इकोसिस्टम क्रिएट हो, तब उनके हाथ में कंट्रोल ज़्यादा रहेगा इंडियन मार्केट में compete करने के लिए। वहीं अगर हम इस सेगमेंट में देखें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा इंडियन कस्टमर्स का वैसा नहीं है जैसा कि आमतौर पर हम अभी ट्रेडिशनल जो इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें, ऐसी गाड़ियों के ऊपर देखते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो इस सेगमेंट में आए, खासकर टू व्हीलर्स में हमने देखा है, और वो आए और उनके प्रोडक्ट्स थोड़े दिन चले और उसके बाद वो कंपनी कहाँ गई किसी को पता नहीं। तो इस तरीके के ऑपरेशन को ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरर हैं वो बहुत फेवरेबली नहीं देखते हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह का इमेज उनका बने। तो इस वजह से जो भी वो प्रोडक्ट लाएंगे ठोक पीट के वो लाना चाहते हैं कि सॉलिड प्रोडक्ट हो जिसमें कोई शिकायतें ना हो, और उसकी वजह से उन्हें कोई बैकलैश ना झेलना पड़े। और इसमें न सिर्फ R&D में वक्त लगता है, पैसे लगते हैं, बल्कि जो नेटवर्क है उसे भी कंपनी को चेंज करना होगा। अगर आप देखें ट्रेडिशनली जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका जो इकोसिस्टम होता है वो काफ़ी बड़ा, काफ़ी वास्ट होता है। जो कंपोनेंट सप्लायर्स होते हैं उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें उसमें पार्ट पुर्जे भी कम लगते हैं। तो न सिर्फ उन सभी सप्लायर्स के नंबर को कम करना पड़ेगा, बल्कि स्पेशलाइज सप्लायर्स को अपॉइंट करना होगा। जो लेबर्स होंगे वो उस तरीके के स्किल्ड लेबर्स भी उन्हें लगाने पड़ेंगे। तो ये एजिलिटी बहुत आसान नहीं होता किसी भी जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चर के लिए, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके लिए ज़रूर है। वहीं हमने ये देखा है कि हाल फिलहाल में जो मार्केट है वो काफ़ी बदला है, चाहे वो ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की बात हो या इंडियन कस्टमर्स के अंदर केवल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की तरफ न जाने की जो बात हो, क्योंकि हमने देखा है जो सस्ती जो एंट्री सेगमेंट की गाड़ियां हैं उनकी बिक्री भी थोड़ी कम हुई है, और टॉप 10 गाड़ियों में अगर देखें तो लोडेड फीचर्स से लैस जो थोड़ी महंगी गाड़ियां हैं उसकी तरफ भी इंडियन कस्टमर्स काफ़ी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए इस पूरे इक्वेशन को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाती है। तो इन सभी मुद्दों पर जो ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर या कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके रवैये को देखें तो आपको हो सकता है ये लगे कि वो बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं है ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ईवी के फ्यूचर को लेकर। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने अपने अपने ईवी प्लान्स शुरू तो कर दिए हैं। हो सकता है कुछ ज़्यादा सीरियस है, कुछ कम सीरियस है, कुछ ज़्यादा कन्विंस्ड हैं ईवी फ्यूचर के बारे में, कुछ कम हैं, लेकिन सभी आने वाले वक्त के लिए तैयार ज़रूर अपने आप को कर रहे हैं, अपनी कंपनी को कर रहे हैं, और वो हमने देखा है। लेकिन यहां पर एक चीज़ और समझने वाली बात यह है कि अगर हम इन सभी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो यहां पर उनके पास कुछ एक ठोस वजहें हैं जिसके वजह से वो आराम से ईवी सेक्टर में एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। वो थोड़ा सा वक्त भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक तो विजडम है, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि मार्केट कैसे चलता है, प्रोडक्ट्स किस तरह से बनते बिकते हैं और कस्टमर्स का रिएक्शन क्या होता है। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका जो रिटेल या सर्विस मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सर्विस का जो नेटवर्क है वो बहुत सॉलिड है, बहुत सालों का बना हुआ है। और तीसरी चीज़ ये है कि आने वाले वक्त में जब चार्जिंग नेटवर्क्स बनेंगे तो इस्तेमाल जो है ये सभी गाड़ियों के लिए किए जाएंगे। तो ऑब्वियसली वहां पर ये चैलेंज नहीं रहेगा कि जो पहले आई हैं गाड़ियां या जो जिन्हें पहले लॉन्च किया गया उनको ज़्यादा तरजीह मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को ये पता है कि जब थोड़े से देर से भी वो लोग लॉन्च करेंगे गाड़ियों को तो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान की बात शायद
नहीं होगी। वहीं अगर सब्सिडीज की बात करें तो जो फायदा नई कंपनीज के प्रोडक्ट को होगा वही पुरानी कंपनीज या ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट को भी होगा। तो इन सभी वजहों को देखते हुए लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल कार और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में, वो ईवी को लेकर थोड़ा कॉशियसली आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा इस मार्केट में, ये अलग अलग सर्वेज के हिसाब से देखें तो 2030 तक हो सकता है 15 से 20 या 25% तक मार्केट ईवीज का हो। लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन का मार्केट लगातार अभी भी इंडिया में बना रहेगा। जो नंबर ऑफ कार्स पर 1000 पॉपुलेशन की बात करते हैं, वहां पेनिट्रेशन इंडिया में अभी भी काफ़ी नीचे है। 22 से 26 गाड़ियां 1000 लोगों के बीच में कही जाती हैं अलग अलग रिपोर्ट में कि अभी पेनिट्रेशन है, और ये काफ़ी ऊपर तक जा सकती है। तो सभी जो कंपनीज हैं ट्रेडिशनल, वो इस नंबर के ऊपर काफ़ी रिलाई ज़रूर कर रही होंगी। और इसके अलावा कुछ एक फैक्ट्स तो हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर इलेक्ट्रिक लग रहा है, इकोसिस्टम जो है वो तैयार हो रहा है। कुछ साल पहले तक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इन सब के बीच में थोड़े बहुत कंफ्यूजन को हम देख रहे थे, लेकिन अब इकोसिस्टम मोर और लेस फोकस हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो वो सच्चाई तो आने वाले कल में हम देख रहे हैं, चाहे इंडियन मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट, सब जगह ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स की हम अगर बात करें तो वो ऐलान कर चुके हैं। किसी ने फॉर एग्जांपल लग्जरी कार मेकर्स जैसे हम ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज को देखें, उन्होंने 2025, 26 या 2030 तक अपने इंटरनल कंबशन इंजन को बंद या टोटली खत्म करने की बात की है, या फिर केवल हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाने की बात की है। इसके अलावा बाकी कंपनीज भी जो हैं वो अपने मौजूदा जो फ्लीट है, अलग अलग पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके इलेक्ट्रिक अवतार के ऊपर काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। बहुत बड़े फंड को इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल तैयारी तो उनकी तरफ से शायद ज्यादा देखने को मिल रही है, इंडिया में शायद कम है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इंडियन मार्केट थोड़ा अलग जरूर चलता है ग्लोबल मार्केट से। तो इन सभी सिनारियों में ये देखकर लग रहा है कि एक फ्यूचर तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अभी की नज़र से। दूसरा ये कि मार्केट बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इंडियन कस्टमर्स तेज़ी से बदल रहे हैं, उनके प्रेफरेंसेस तेज़ी से बदल रहे हैं। वो थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए ज़्यादा तैयार हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में ज़्यादा वो ईगर हैं, और सेफ्टी को लेकर ज़्यादा बेहतर वो गाड़ियाँ अब मांग रहे हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट गाड़ियों का कम हो, इसके बारे में भी पहले से ज़्यादा वो कॉन्शियस हैं। तो देखना होगा कि जो कस्टमर्स हैं वो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा जल्दी पुश करते हैं या मार्केट की रियलिटीज़ कुछ अलग होती है। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तो ये जो पीरियड है जहां पर न्यू कंपनीज और पुरानी कंपनीज के बीच में थोड़ा बहुत टसल देखने को मिल रहा है, वो हमारे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई एम श्योर आपके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। प्लस जो इंथुजियास्ट हैं वो इस वाले स्पेस के ऊपर नज़र तो ज़रूर रखे होंगे। फिलहाल इस तरह के अपडेट्स और आते रहेंगे तो और चर्चा करेंगे, लेकिन यही ऐसे पॉइंटर्स थे जिसके बारे में हमने सोचा कि एक पॉडकास्ट में आपके साथ पॉइंट्स शेयर किए जाए, समझा जाए कि क्या सोच रही हैं वो कंपनियां जो सालों से यहाँ पर इंडियन मार्केट में कार्स या मोटरसाइकिल्स बना रही हैं। फिलहाल कोई कमेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, और पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। बाय तथा बाय।